अब आते हैं हम थर्ड चैप्टर पे, बात करते हैं भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपके पास मिलते रहेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वही वीडियोस मैं लेकर के आती हूँ। तो बात करते हैं भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी की। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1958 में की गई थी। इस समय इसे कुछ अन्य प्रौद्योगिकी संस्थाओं के साथ मिलकर के स्थापित किया गया था। इसके बाद 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के प्रमुख एवं महानिदेशक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? DRDO के प्रमुख और महानिदेशक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, DRDO का मुख्यालय कहाँ पे है? वो नई दिल्ली में है। रक्षा उत्पादन विभाग एवं रक्षा आपूर्ति विभाग का 1984 में विलय करके रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई। भारतीय प्रक्षेपात कार्यक्रम। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जुलाई 1983 में समेकित निर्देशित प्रक्षेपात विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP की नींव रखी। इस कार्यक्रम के संचालन का दायित्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO को सौंप दिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित प्रक्षेपात्रों का संक्षिप्त विवरण आपको नीचे मिलेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले पृथ्वी, ये जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपात्र है। पृथ्वी क्या है? दूरी से ये क्वेश्चन बनते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में वन लाइनर के क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वी क्या है? ये जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपात्र है। पृथ्वी प्रक्षेपात्र का प्रथम परीक्षण फरवरी 1988 में चांदीपुर में अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया। पृथ्वी की न्यूनतम मारक क्षमता 40 किलोमीटर और अधिकतम मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। अधिकतम कितनी है? 250 किलोमीटर। न्यूनतम कितनी है? 40 किलोमीटर है। पृथ्वी के बाद त्रिशूल। त्रिशूल ये कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपात्र है। पृथ्वी क्या था? जमीन से जमीन मार करने वाला। त्रिशूल क्या है? ये कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपात्र है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। त्रिशूल की ये मैक 2 की गति से निशाने को भेद सकता है। क्या कर सकता है? मैक 2 की गति से निशाने को भेद सकता है। कौन भेद सकता है? त्रिशूल भेद सकता है। इसके बाद आकाश। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का बहुलक्ष्य प्रक्षेपात्र है। इसकी मारक क्षमता लगभग 25 किलोमीटर है। आकाश पहली ऐसी भारतीय प्रक्षेपात्र है जिसका प्रणोदक में रामजेट सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। किसका? रामजेट सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। इसकी तकनीकी को दृष्टिगत करते हुए इसकी तुलना अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल से की जा सकती है। ठीक है, ये परंपरागत एवं परमाणु आयुध को ढोने की क्षमता रखता है और इसे मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। आकाश को मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। अगला अग्नि। अग्नि श्रेणी में 5 प्रक्षेपात्र हैं। कौन कौन से? अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकेंड, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ, अग्नि फिफ्थ। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि क्या है? जमीन से जमीन मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि थर्ड की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक है और इससे 5000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। पनडुब्बी से छोड़े जाने वाले अग्नि थर्ड यानी SL का विकास भी किया जा रहा है। अग्नि थर्ड को पाकिस्तान की हत्व थर्ड और इजराइल की जेरिको 2 की श्रेणी में रखा जा सकता है। अग्नि थर्ड परंपरागत और परमाणु दोनों प्रकार के विस्फोटकों को ले जाने की क्षमता रखती है। भारत ने 15 नवंबर 2011 को इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फोर्थ को ओडिशा के व्हीलर द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फोर्थ को ओडिशा के व्हीलर द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये प्रक्षेपात्र
3500 किलोमीटर यानी 3500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसमें ठोस प्रणोदक के 2 चरण और 1 पेलोड है। क्या है? ठोस प्रणोदक के 2 चरण हैं और 1 पेलोड है। इसमें 2 स्तरीय हथियार प्रणाली है जो कि ठोस प्रणोदक से चलती है। ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत द्वारा 19 अप्रैल 2012 को अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के साथ भारत भी अंतर्महाद्वीपीय प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र यानी ICBM क्लब में शामिल हो गया, जिसमें अब तक केवल 5 सदस्य राष्ट्र थे। कौन कौन से? अमेरिका था, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम शामिल थे। यूनाइटेड किंगडम हालांकि 5500 यानी 5500 किलोमीटर से अधिक मारक दूरी को ही ICBM की श्रेणी में माना जाता है, लेकिन अग्नि 5 की मारक दूरी इस अंतर्राष्ट्रीय मानदंड से 500 किलोमीटर कम है। अग्नि 5 की जद में बीजिंग और शंघाई सहित अधिकांश चीन, पाकिस्तान, दक्षिण एशिया, यूरोप, अफ्रीका के कुछ हिस्से आते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अग्नि 5 की सीमा से बाहर है। इसमें सैटेलाइट प्रक्षेपण की क्षमता है। इससे अनेक छोटे छोटे मिसाइल को छोड़ा जा सकता है। एक नोट है इंपॉर्टेंट, अग्नि 5 सैटेलाइट रोधी मिसाइल है। अग्नि 5 क्या है? सैटेलाइट रोधी मिसाइल है। नाग, अग्नि के बाद आते हैं नाग पे। नाग जो है ये टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। क्या है? टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। इसका प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। नाग को क्या कहा जाता है? दागो और भूल जाओ, क्योंकि इसे एक बार दागे जाने के पश्चात फिर से निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है ये, इसको आप देख लीजिए। रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े सार्वजनिक संस्थान है ये। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ पे है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। स्थापना हुई थी 1964 में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय है बेंगलुरु में। स्थापना हुई थी 1954 में। कहाँ पे है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड? बेंगलुरु में है। एरोनॉटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड भी बेंगलुरु में है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी बेंगलुरु में है और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड भी बेंगलुरु में है। और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1964 में। मझगांव डाक लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना हुई थी 1960 में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय वास्को डिगामा में है। कहाँ पे है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वास्को डिगामा में है। भारत डायनामिक लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में है। स्थापना हुई थी 1970 में। मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे? हैदराबाद में है और स्थापना हुई थी 1973 में। गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है और स्थापना हुई थी 1934 में, ठीक है। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय भी हैदराबाद में है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर भी हैदराबाद में है और गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड का मुख्यालय भी कोलकाता में, हैदराबाद में नहीं है, कोलकाता में, ठीक है। कुछ अन्य भारतीय प्रक्षेपास्त्र को देख लेते हैं, जैसे कि धनुष। धनुष जो है ये जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों में से एक है। ये पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का ही नौसैनिक रूपांतरण है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर और इस पर लगभग 500 किलोग्राम आयुध प्रक्षेपित किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रक्षेपास्त्र है सागरिका। सागरिका सबमेरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। समुद्र के भीतर से इसका पहला परीक्षण फरवरी 2008 में किया गया था सागरिका का। सागरिका परंपरागत एवं परमाणु दोनों ही तरह के आयुध ले जाने में सक्षम है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा तैयार किया गया है। भारत ऐसा 5वां देश है जिसके पास पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है। 4 अन्य देश कौन कौन से हैं? USA है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। अगला प्रक्षेपास्त्र है अस्त्र।
अस्त्र मध्यम दूरी का हवा से हवा मार करने वाला और स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर है। ये भारत का प्रथम हवा से हवा मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो हवा से हवा मार करने वाला कौन सा प्रक्षेपास्त्र है? अस्त्र है, जो कि भारत का पहला ऐसा प्रक्षेपास्त्र है जो कि हवा से हवा मार करता है। अगला प्रक्षेपास्त्र है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस भारत और रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसका नाम ब्रह्मोस भारत की नदी ब्रह्मपुत्र के बृहत और रूस की नदी मस्कवा के मॉस से मिलकर बना है। ये सतह से सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। इसका सफल प्रथम परीक्षण जून 2001 में किया गया था। इसका तीसरा सफल परीक्षण मार्च 2009 में किया गया। ये भी दागे और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट की पद्धति पर ही विकसित किया गया है। इस क्रूज मिसाइल को जून 2007 में भारतीय थल सेना में सम्मिलित किया गया। लगभग 290 किलोमीटर तक 200 किलोग्राम वजनी परमाणु बम ले जाने में सक्षम ब्रह्मोस ध्वनि की लगभग 3 गुना तेज गति से चलती है। अगला प्रक्षेपास्त्र प्रद्युम्न प्रक्षेपास्त्र दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र को हवा में बहुत ही कम दूरी पर मार गिराने में सहायक है। ये एक इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है। भारत ने स्वदेश निर्मित एडवांस्ड एयर डिफेंस यानी AAD-02 मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के पूर्वीय तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 6 दिसंबर 2007 को किया। बात करते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्या है। तो बैलिस्टिक मिसाइल से आशय ऐसे परीक्षण से है जिसमें किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने में आवश्यक बल लगाया जाए, लेकिन जमीन पर स्थित लक्ष्य पर गिरने के लिए उसे गुरुत्वाकर्षण के सहारे छोड़ दिया जाए। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब समझ में आ गया। दूसरा, क्रूज मिसाइल क्या है? क्रूज मिसाइल इस श्रेणी की मिसाइल अपने लक्ष्य को खोज प्रहार करती है। क्रूज मिसाइल का आशय यही है। अगला, युद्ध टैंक अर्जुन। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। ये युद्धक टैंक की गति अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। कौन सी? युद्धक टैंक अर्जुन की। ये रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है। इस टैंक में लगा एक विशेष प्रकार का फिल्टर जवानों को जहरीली गैसों और विकिरण प्रभाव से रक्षा करता है। इस फिल्टर का निर्माण बार्क ने किया है। ठीक है। अर्जुन टैंक को विधिवत रूप से भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। T-90S भीष्म टैंक। इसका निर्माण चेन्नई के समीप आवडी टैंक कारखाने में किया गया। ये 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र दाग सकता है। ये दुश्मन की प्रक्षेपास्त्र से स्वयं को बचाने की क्षमता रखता है और जमीन में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से भी अपनी रक्षा करने की क्षमता रखता है। अगला, हल्के लड़ाकू विमान तेजस स्वदेशी निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। इसके विकास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें अभी GE-404 अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक का इंजन लगा रहा है, जिसे भविष्य में स्वदेश निर्मित कावेरी इंजन लगा करके हटाया जाएगा। विश्व के सबसे कम वजन वाले बहुआयामी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान 600 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ान भरती है और हवा से धरती पर और हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। अगला, पायलट रहित परीक्षण विमान निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। इसे जमीन से 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है। इस विमान का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टोह लेने की भूमिकाओं का निर्वाह करना है। पायलट रहित विमान लक्ष्य विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। इसका उपयोग जमीन से वायु और वायु से वायु में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों से और तोपों से निशाना लगाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु एक लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये जेट इंजन से चलता है और 10 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। 100 किलोमीटर के दायरे में इसे रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। इसका प्रयोग तीनों सेनाओं द्वारा किया जा सकता है, जल, थल और वायु सेना, तीनों सेनाओं के द्वारा किया जा सकता है पायलट रहित विमान लक्ष्य का।
एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। ध्रुव डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। अधिकतम 245 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भरने वाला ये हेलीकॉप्टर 4 घंटे तक आकाश में रह करके 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ये 2 इंजनों वाला हेलीकॉप्टर है ध्रुव, जिसमें 2 चालकों सहित 14 व्यक्तियों को ले जाया जा सकता है। IL-78 ये आसमान में उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाला प्रथम विमान है, जिसे भारत ने मार्च 2003 में उज्बेकिस्तान से प्राप्त किया है IL-78 को। इस विमान में 35 टन वैमानिकी ईंधन के भंडारण की सुविधा है। आगरा के वायु सैनिक अड्डे पर इन विमानों को रखने की विशेष व्यवस्था है। कहाँ पे? आगरा के वायु सैनिक अड्डे पर। काली 5000 का विकास बार्क द्वारा किया जा रहा है। ये एक शक्तिशाली बीम अस्त्र है जिसमें कई गीगावाट शक्ति की माइक्रोवेव तरंगें उत्सर्जित होंगी, जो शत्रु के विमानों और प्रक्षेपास्त्रों पर लक्षित करने पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और कंप्यूटर चिप्स को समाप्त करके उन्हें ध्वस्त करने में सक्षम होगी। काली 5000। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। स्वदेशी तकनीक से डीआरडीओ द्वारा विकसित इस रॉकेट प्रक्षेपक को ARDE पुणे में निर्मित किया गया है और इसका नाम भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर पिनाका रखा गया। इसके द्वारा मात्र 40 सेकंड में ही 100 किलोग्राम वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं, जो कि कम से कम 7 और अधिक से अधिक 39 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकते हैं। तो आगे हम कुछ विविध को देख लेते हैं। विविध में आपका स्टेल्थ प्रौद्योगिकी। स्टेल्थ वायुयान और स्टेल्थ जहाज का विकास स्टेल्थ प्रविधि पर आधारित है। ये तकनीक सैन्य युक्तियों का एक पहलू है। इस तकनीक के द्वारा वायुयान जहाज पनडुब्बियों, मिसाइल और उपग्रहों को रडार, इंफ्रारेड, सोनार एवं अन्य खोजी पद्धतियों की पहुंच से अदृश्य बनाया जाता है। इस तकनीक का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किया। होटन हो 229 को प्रथम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रसिद्ध आधुनिक स्टेल्थ वायुयान में F-117, F-117, नाइटॉक, द B-2 स्पिरिट, द F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग सेकंड शामिल हैं। एक नोट है, रडार का एंटीना प्रतिबिंब के आने का समय मापता है और उस सूचना के आधार पर बताता है कि वस्तु कितनी दूरी पर है। मानव रहित वायुयान, ड्रोन्स। ये ऐसे वायुयान होते हैं जिनमें ज़मीन से नियंत्रित किया जाता है और या जो पूर्व नियोजित मिशन का अनुसरण करते हुए स्वायत्त रूप से चालित होते हैं। ड्रोन्स मुख्य रूप से 2 वर्गों में होते हैं। एक वो जिन्हें निगरानी के उद्देश्य से बनाया जाता है और दूसरे वो जो कि मिसाइल और बम से सुसज्जित होते हैं। ये सैन्य वायुयान से काफ़ी सस्ते होते हैं और रिमोट कंट्रोल द्वारा उड़ाए जाते हैं और फ्लाइट कर्मी को कोई खतरा नहीं होता है। ड्रोन के संचालन में एक व्यक्ति ड्रोन उड़ाता है और दूसरा कैमरों और संवेदकों का संचालन और निगरानी करता है और तीसरा व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में सैनिकों या फिर कार्मिकों के साथ संपर्क में बना रहता है। शस्त्रों से सुसज्जित ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार बाल्कन युद्ध में किया गया, लेकिन इनके इस्तेमाल में आशातीत वृद्धि अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में हुई थी। एक नोट है, ब्रिटेन के पास कई प्रकार के निगरानी ड्रोन हैं, विशेष रूप से वॉचकीपर, जिसे इजराइल कंपनी एविट और ब्रिटेन की थेल्स द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तिरुवनंतपुरम थुम्बा गांव में 1963 में की गई थी। इस स्थान का चुनाव करने के लिए का प्रमुख कारण ये है कि इस केंद्र का भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इसी का लाभ उठाने के लिए कृत्रिम उपग्रहों को पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है। इसके बाद भ्रूण को माता के गर्भ में रखा जाता है।
25 जुलाई 1978 को ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने विश्व के प्रथम परखनली शिशु लुईस ब्राउन को जन्म दिया। भारत में जन्म लेने वाले प्रथम परखनली शिशु विवादित हैं। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की देखरेख में कानुप्रिया ने प्रथम परखनली बेबी दुर्गा का जन्म सन 3 अक्टूबर 1978 को दिया, जिसे उस समय स्वीकृति नहीं मिली। 16 अगस्त 1986 को मुंबई के KEM अस्पताल में इंदिरा हिंदुजा की देखरेख में भारत के दूसरे परखनली शिशु हर्षा का जन्म हुआ। मुखोपाध्याय के साथ हुए विवाद के कारण कुछ रिकॉर्ड हर्षा को भारत का प्रथम परखनली शिशु माना जाता है। इयान विलमुट, जो रोजनिंग इंस्टीट्यूट या जो कि स्कॉटलैंड में के वैज्ञानिक थे, और 5 जुलाई 1996 को सर्वप्रथम एक वयस्क भेड़ से कोशिका लेकर डॉली नामक क्लोन का निर्माण किया था। 1953 में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग USA में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में हुआ था। बाईपास सर्जरी का प्रयोग कहाँ पे हुआ था? USA में हुआ था। 3 दिसंबर 1967 को हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्डे ने किया था। हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण केपराउन के हॉस्पिटल ग्रूटसूर में ये ऑपरेशन हुआ था, जिसमें डेनिस डार्वेल नामक 25 वर्षीय महिला का हृदय 53 वर्षीय लेविस वांस्की को प्रत्यारोपित किया गया। अपरूपांतरण यानी मेटास्टेसिस, ये प्रक्रिया जिसके द्वारा कैंसर कोशिकाओं में और अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक संदामन किया जाता है। मौसम संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हीलियम गैस से भरे गुब्बारे का प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित और पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम होलोग्राफी है। ये लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी है, जिसमें वस्तु का चित्र त्रिआयामी हो जाता है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव और यंत्र के मध्य स्वचलन और संचार का अध्ययन करता है, ये क्या कहलाता है? साइबरनेटिक्स कहलाता है। ये विज्ञान की आधुनिकतम शाखा है। इसकी परिकल्पना 1949 में सर्वप्रथम नॉर्बर्ट वीनर ने किया था। इसे नियंत्रण का विज्ञान भी कहते हैं। 19 दिसंबर 1945 में मुंबई से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई थी। नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन पुणे में है। ठीक है, नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन कहाँ पे है? पुणे में है। तो आगे हम कुछ न्यूट्रॉन बम के बारे में जान लेते हैं। इस बम की विस्फोटक क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है, लेकिन विकिरण क्षमता अधिक होती है। ये पृथ्वी और जल के रेडियोधर्मिता फैला सकती है। ठीक है, पृथ्वी और जल में रेडियोधर्मिता फैला सकता है न्यूट्रॉन बम। टैंकों और बुलेट प्रूफ वाहनों को तहस नहस कर सकता है न्यूट्रॉन बम। आगे साल्टेड बम, नाभिकीय हथियारों के अनुकूल पदार्थ को बाल्ट और सोने के द्वारा साल्टेड बम तैयार किया जाता है। इसकी विशेषता है कि इसके द्वारा अधिक मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण फैलाया जा सकता है साल्टेड बम के द्वारा। माइक्रोवेव बम, माइक्रोवेव बम का आविष्कार अमेरिका द्वारा किया गया है। इसके द्वारा इतनी तीव्र शक्ति की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है कि शत्रु के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संचार प्रणाली ध्वस्त हो जाती है। यहाँ तक कि वाहनों की इग्निशन प्रणाली भी इसके द्वारा नष्ट हो सकती है। उल्लेखनीय है कि शत्रु की संचार प्रणाली को ध्वस्त करने वाले इन बमों से कोई जनहानि नहीं होगी। वैक्यूम बम, अमेरिका के रक्षा अनुसंधान वैज्ञानिक ने ऐसी थर्मोबैरिक प्रणाली का सफल परीक्षण भी किया है, जिसके द्वारा रासायनिक और जैविकीय शस्त्रों के भंडारों पर अति उच्च तापमान सृजित करके उन्हें बेकार किया जा सकेगा। इस प्रकार की शस्त्र प्रणाली को पहले वैक्यूम बम के नाम से जाना जाता था। एडमिरल गोर्शकोव एक विमान वाहक पोत है, जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। ये विमान वाहक पोत विराट का स्थान ग्रहण करेगा। ये हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है और इसका निर्माण 1948 में J.S. किल्वी ने किया है। आईसी चिप का निर्माण किसने किया है? J.S. किल्वी ने किया है। के कंप्यूटर, जापान द्वारा विकसित सर्वाधिक तीव्रता के साथ चलने वाला कंप्यूटर है के कंप्यूटर। ठीक है, इसकी गति 8.3 पेंटाफ्लॉप्स पर सेकंड है। कितना है? 8.3 पेंटाफ्लॉप्स पर सेकंड। सागर 220,
इसरो द्वारा विकसित भारत का सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर, जिसे 2 मई 2011 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित सतीश धवन सुपर कंप्यूटिंग प्रयोगशाला में स्थापित किया गया है, सागा 220 को। तो आगे कुछ कंपनियां देख लीजिए, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो कि एक एक नज़र में आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। वोडाफोन का मुख्यालय कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम में है, जो कि लंदन में स्थित है। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड अमेरिका में है। एप्पल इंक, एडोब का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। एप्पल इंक का मुख्यालय कुपर्टिनो अमेरिका में है, ठीक है। एडोब सिस्टम कैलिफोर्निया अमेरिका में है। सैमसंग का मुख्यालय है सियोल में, जो कि दक्षिण कोरिया में है। कैनन इंक का मुख्यालय ओताकू में है, ओताकू जापान में है। हेवलेट पैकर्ड का मुख्यालय पालो अल्टो में है, जो कि अमेरिका में है। इंटेल का मुख्यालय सेंटा क्लारा में है, जो कि अमेरिका में है। हिटाची का मुख्यालय चियोडा टोक्यो में है। फुजी फिल्म का मुख्यालय टोक्यो जापान में है। IBM का मुख्यालय अरमानक अमेरिका में है। कोडक का मुख्यालय रोचेस्टर, जो कि अमेरिका में स्थित है। सोनी का मुख्यालय मिनाटो में है, मिनाटो कहाँ पे है, जापान में है, ठीक है। मित्सुबिशी का मुख्यालय टोक्यो में है, टोक्यो कहाँ पे है, जापान में है। तोशिबा का मुख्यालय मिनाटो में है। दो चीज़ आपको दे सकता है, या तो आपको उस जगह का स्थान या फिर वो किस जगह पे है वो पूछ सकता है। तो तोशिबा का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मिनाटो में है, मिनाटो कहाँ पे है, जापान में है। गूगल का मुख्यालय कहाँ पे है, माउंटेन व्यू में है, माउंटेन व्यू कहाँ पे है, अमेरिका में है। गूगल का मुख्यालय कहाँ पे है, माउंटेन व्यू में है। पैनासोनिक का मुख्यालय कहाँ पे है, काडोमा में है, काडोमा कहाँ पे है, जापान में है। याहू का मुख्यालय कहाँ पे है, सन्नीवेल में, सन्नीवेल कहाँ पे है, अमेरिका में है। डेल का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेल, डेल का मुख्यालय कहाँ पे है, राउंड रॉक में है, राउंड रॉक अमेरिका में। एसर इंक का मुख्यालय न्यू ताइपेई में है, न्यू ताइपेई ताइवान में स्थित है। वालमार्ट का मुख्यालय अमेरिका में है। फिलिप्स का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है, एम्स्टर्डम कहाँ पे है, नीदरलैंड में है। फिलिप्स का मुख्यालय कहाँ पे है, सॉरी फिलिप्स का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है, नीदरलैंड में। नोकिया का मुख्यालय है इस्पो में, इस्पो कहाँ पे है, फिनलैंड में। लेनोवो का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। कोरोनोग्राफ क्या होता है, अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी उपलब्ध करने वाला उपकरण क्रोनोग्राफ कहलाता है। इस उपकरण की सहायता से सूर्य में 9 बड़े तूफानों का पता लगाया गया है, जिन्हें कि कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। पॉलीग्राफ क्या है, झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। ये मानव शरीर में होने वाली 4 भौतिक गतिविधियों का एक साथ ग्राफिक्स तैयार करता है। ये मशीन इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य के दिमाग में जो कुछ होता है उसका प्रभाव भौतिक गतिविधियों पर अवश्य पड़ता है। फैक्स पूरा नाम इसका फॉर अवे जेरोक्स होता है, ठीक है। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जेरोक्स कॉपी भेजा जा सकता है, ठीक है। रेवा भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार है रेवा। रीएजेंट एक प्रकार का रसायन है जिसका उपयोग दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु किया जाता है। इस रसायन की एक बूंद का प्रयोग करके मात्र कुछ सेकंड में ये पता लगाया जा सकता है कि दूध जो है वो प्राकृतिक है या सिंथेटिक है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, रीएजेंट का। सीडी स्ट्रिप सरसों के तेल में बटर येलो की मिलावट की जांच के लिए विकसित एक तकनीक है। सीडी स्ट्रिप क्या है, सरसों के तेल में बटर येलो की मिलावट की जांच के लिए विकसित एक तकनीक है। इस तकनीक के तहत मिलावट की जांच हेतु रसायन युक्त एक छोटे कागज पर 1 बूंद तेल डालने के बाद यदि वह गुलाबी हो जाए तो तेल में बटर येलो की मिलावट की पुष्टि हो जाती है। सार्स रहस्यमय निमोनिया के रूप में चर्चित घातक बीमारी सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के विषाणु को पैरामिक्सोवायरस के रूप में चिन्हित किया गया है, जो कि कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है। इसके रोगी में निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देती हैं। लगातार खांसी आने और सांस में तकलीफ बने रहने के कारण रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। नेविरेपिन
वैज्ञानिकों ने एड्स ग्रस्त महिलाओं के गर्भस्थ शिशु को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए एक सस्ती दवा नेविरेपिन का विकास किया है। इस दवा की मात्र 2 खुराकों से ही प्रतिवर्ष लाखों शिशुओं को एड्स बीमारी से बचाया जा सकता है। शिशु को ये दवा 18 माह की आयु तक दी जा सकती है, 18 साल तक दिया जा सकता है। अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनोसांटो ने कृषि जगत में विकास के लिए कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले कपास का बीज तैयार किया है। उसमें बैसिलस थुरिजिएंसिस बीटी जीवाणुओं को इसके लिए कपास में अंतरित किया है। इस बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च की मदद से आलू, टमाटर और सरसों के कीट प्रतिरोधी बीज को तैयार कर लिए गए हैं। हाइब्रिडोमा तकनीक का विकास 1975 में डॉक्टर मिलस्टोन कोल्सर और जर्मे द्वारा किया गया है। इस तकनीक द्वारा एक क्लोनी प्रतिरक्षियों का वाणिज्यिक उत्पादन किया जाता है। टर्मिनेटर बीज जेनेटिक इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा बीज है जिनके अंकुरण से पौधे जो है वो तैयार होते हैं, लेकिन उनसे अंकुर लक्षण बीज का उत्पादन नहीं होता है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। ये भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जनक हैं प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्ड्स। 1925 से 1913 तक थे जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक प्रयोगशाला में 1968 में इस तकनीक का आविष्कार किया है। इसके बाद 1978 में इनके निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप ओल्ड हेड जनरल अस्पताल में लुइस ब्राउन नामक प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म संभव हुआ था। इसके लिए एडवर्ड्स को 2010 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2010 में। किसको किया गया था? एडवर्ड्स को किया गया था। डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप, जिसे आला भी कहते हैं, ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस यंत्र के माध्यम से डॉक्टर हृदय और फेफड़ों के रोगी की पहचान करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों के कार्यान्वयन का सही कालानुक्रम इस प्रकार से है। टर्ल्स प्रोग्राम 1974 में, सैटेलाइट इंजेक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट यानी साइट प्रोग्राम अगस्त 1975 में अमेरिकी उपग्रह ATS-6 की सहायता से संचालित हुआ है। सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट यानी स्टेप, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम का कार्यान्वयन इसरो और डाक तार विभाग ने फ्रांस, जर्मनी के सैम्फोनिया उपग्रह के सहयोग से 1977 से 1979 तक किया। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट यानी एप्पल का फुल फॉर्म है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, भारत का प्रथम भू-स्थिर प्रायोगिक संचार उपग्रह था, जिसे 19 जून 1981 में प्रक्षेपित किया गया था। स्टेम सेलों का अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टेम सेल एक संपूर्ण भ्रूण के निर्माण की वृहद क्षमता निहित है। इससे विभिन्न रोगों के निजात में सहायता मिलती है। स्टेम कोशिका संबंधी अनुसंधान में मधुमेह, अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग, ल्यूकेमिया, हेपेटाइटिस, पक्षाघात और हृदय रोग आदि से पीड़ित लोगों के लिए आशा की नई किरण दिखाई देने लगी है। ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाश तंतु जो है वो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके अनुसार प्रकाश के सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे और पतले हजारों रेशों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक रेशे की मोटाई लगभग 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होती है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। अमेरिका के एफ लेबी को रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कारक का श्रेय है। किसको? एफ लेबी को। इन्होंने सर्वप्रथम 1949 में कार्बन पर आधारित तिथियों के निर्धन की विधि की घोषणा की थी। रेडियो कार्बन का अर्थ कार्बन 14 की विघटन प्रक्रिया से संबंध रखता है। व्यक्तियों की जेनेटिक स्तर पर पहचान में इस्तेमाल तकनीक को DNN फिंगरप्रिंट अथवा DNN प्रोफाइलिंग कहते हैं।
डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्नोलॉजी से जले हुए अथवा पहचान में न आने वाले मृत शरीरों को भी पहचान की जा सकती है। डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए मुख्य रूप से जैविकीय नमूने की ज़रूरत पड़ती है। जैविकीय नमूने में खून के धब्बे, जड़ सहित बाल का टुकड़ा, वीर्य, त्वचा कोशिकाएं, मुंह पर रखा कपड़ा, लार, अस्थि मज्जा अथवा किसी उत्तक की कोशिकाएं शामिल की जा सकती है। ज्ञातव्य है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का विकास सबसे पहली बार 1984 में ब्रिटिश वैज्ञानिक यालेक जेफरी ने किया था। राडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा ये भी पता लगाया जाता है कि वायुयान की गति और दिशा की स्थिति क्या है। विश्व का प्रथम ताप ऊष्मीय विलवणीकरण संयंत्र भारत के लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती में संस्थापित किया गया है। ये प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवड़ जल का उत्पादन करेगा। कैसिनी नासा द्वारा शनि और उसके उपग्रहों के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। क्या? कैसिनी। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर संलयन ऊर्जा की संभावनाओं को प्रदर्शित करने हेतु संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास परियोजना है। इस परियोजना में यूरोपीय संघ, जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, रूस संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सहभागिता है। ये परियोजना दक्षिण फ्रांस कद्रास नगर में है। राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान संगठन यानी NCAOR गोवा ने हिमालय में काफ़ी ऊंचाई पर एक अनुसंधान केंद्र या ध्रुवीय एवं क्रायोस्फीयर रिसर्च PACER स्थापित किया, जिसे कि हिमांश कहा गया। ये 13,500 फीट यानी 4,000 मीटर से अधिक है से ऊपर स्पीति हिमाचल प्रदेश में एक सुदूर स्थान पर स्थित है। हिमांश भारत के गुजरात में स्थित चरंका सौर पार्क अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन है। भारत के गुजरात में चरंका सौर पार्क सौर तालाब परियोजना भुज गुजरात में स्थापित किया गया है। हरियाणा के ग्वाल पहाड़ी में भारत एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है और राजस्थान के जोधपुर जिले में एक सौर ताप ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई है। अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की ओर कदम बढ़ाते हुए दीव मार्च 2018 के प्रारंभ में सौर ऊर्जा से 100% चलने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। गौरतलब है कि दीव का क्षेत्रफल लगभग 40 वर्ग किलोमीटर है। जमीन की कमी के बावजूद लगभग 50 एकड़ से भी ज़्यादा जमीन पर सोलर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं। कुछ प्रमुख आधुनिक आविष्कार को देख लेते हैं। एलईडी का आविष्कार किया है निक होलोनियाक ने। मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल ने किया है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया है। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक विटले ने किया है। लेज़र का आविष्कार TH मेमन ने किया है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहियर ने किया है। प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार वर्नर वॉन ब्राउन ने किया है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया है। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैम्यूल T कोहन ने किया है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एकर्ट एवं मॉशली ने किया है। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार H कैमरलिंग ने किया है। टेलीविज़न का आविष्कार JL बेयर्ड ने किया है। रडार, आधुनिक रडार जो है उसका आविष्कार टेलर एवं यंग ने किया है। गैस इंजन का आविष्कार डैमलर ने किया है। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ ने किया है। कुछ प्रमुख संस्थाएं को देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII का मुख्यालय नई दिल्ली में है। जीव विज्ञान में चुनौतीपूर्ण प्रश्नों के समाधान के लिए विभिन्न जांचकर्ताओं को एक साथ लाने वाले अंदाज में वैज्ञानिक कार्यक्रमों का विस्तार जारी रखा ताकि स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो सके। ये इस संस्थान की मुख्य विशेषता है। अगला संस्था है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र NCCS। इसका मुख्यालय पुणे में है। इसे केंद्र ने अपने PhD कार्यक्रमों में युवा वैज्ञानिक प्रतिभा और शोधार्थियों को बढ़ावा देने में और संरचनात्मक जीव विज्ञान स्टेम सेल जीव विज्ञान में अत्याधुनिक अनुसंधान के क्षेत्रों में काम करने में नई पहल की गई है। अगला DNA फिंगरप्रिंट
एवं निदान केंद्र CDFD, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसकी विशेषता है कि ये कृषि और प्रसंस्कृति उत्पादों को कृषि जिनसों के नमूनों की शुद्धता जांचने की सेवा प्रदान करता है। जीव विज्ञान संस्था यानी ILS, इसका हेडक्वार्टर जो है भुवनेश्वर में है। इस संस्थान का जोर संक्रामक रोग, जीव विज्ञान, जीन गतिविधियों एवं नियमन तथा ट्रांसलेशन शोध पर है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC का हेडक्वार्टर मानेसर में है। ये केंद्र मिर्गी और ब्रेन मैपिंग पर बहुविषयक अनुसंधान और शिक्षण में लगा हुआ है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी केंद्र यानी RGCB का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। ये केंद्र गंभीर रोगों के जीव विज्ञान, तीव्र रोगों के जीव विज्ञान और रोग जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुसंधान कार्यक्रमों पर काम कर रहा है। जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान IBSD का मुख्यालय कहाँ पे है? इम्फाल में है। ये संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जैव संसाधनों के संरक्षण एवं सतत उपयोग में लगा हुआ है। अगला, राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक संस्थान यानी NIBMG का मुख्यालय कल्याणी है। ये संस्थान स्वास्थ्य अवरोगों के लिए जीनोमिकी में तीव्रता लाने और रोगों एवं स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों की जानकारी देने वाले जीनोमिक प्रमाण तलाशने में जुटा है। अगला संस्थान है क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RCB, मुख्यालय है फरीदाबाद में। ये केंद्र विविध विषयों में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रशिक्षण मुहैया करा रहा है। राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB का मुख्यालय कहाँ पे? हैदराबाद में है। ये संस्थान ने संक्रामक रोगों बुसेलोसिस, थाइलेरियोसिस, बेप्सियोसिस और न्यूकैसल डिजीज वायरस यानी NDV, इसके बाद लेप्टोस्पायरोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मिस्टाइटिस पेस्ट डी, पेटिस रूमिनेट्स वायरस यानी PPR, ठीक है, पेस्ट डी पेटिस रूमिनेट्स यानी PPR वायरस और फुट एंड माउथ डिजीज यानी FMD पर और इन रोगों के निदान और रोकथाम के नए तरीके विकसित करने पर पहल कर रही है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नाबी, इसका मुख्यालय मोहाली में है। ये केंद्र उसी स्थान पर बायोटेक क्लस्टर बनाने के लिए अनुसंधान कार्यक्रम एवं प्रौद्योगिकी में जुटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो लूसेंट से कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे वो हम हिस्ट्री के साथ मिलने वाले हैं, जो कि 2020 एडिशन से ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा।